हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम बहुत सी वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलती, और उस गहराई से मामलात को समझने का इसमें मौका होता है जो शायद कहीं अखबारों में या टेलीविज़न में आपको नहीं मिलेगा। अभी उत्तर प्रदेश में हाथरस का जो वाक़या हुआ शर्मनाक, उसके बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ये चारों मुसलमान हैं और उनमें से एक जाने माने जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है सिद्दीक कप्पन, और उन पर ऐसी ऐसी धाराएं लगा दी हैं जैसे बिल्कुल ऐसा हुआ कि किसी का थप्पड़ मारने का इरादा था, हमें मालूम था, और उसने अभी थप्पड़ भी नहीं मारा और उस पर गुनाह जो है वो साबित हो गया और बस हमने उसे जेल में डाल दिया। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है, और भी बहुत से पत्रकारों को और उन लोगों को जो सरकार की नीतियों को कहीं क्रिटिसाइज़ करते हैं या सरकार को मशवरे भी देते हैं, उन सब के खिलाफ शदीद कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आपको अब से पहले याद होगा CAA NRC के ख़िलाफ़ जो प्रोटेस्ट लखनऊ में हो रहा था घंटाघर में, उसके बाद बहुत से लोगों के फ़ोटो के साथ नेम शेम जिसे कहा जाता है ये किया और प्रॉपर्टीज़ को कुर्क कर लिया, और 2 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए मांगे गए कि आप लोग, जो सरकार का नुकसान हुआ है, इवन जो पुलिस पे खर्च हुआ है डिप्लॉयमेंट में, वो भी पैसा आप ही लोग दोगे। इस तरह के डेमोक्रेसी में ये डेमोक्रेसी का ये रुख पिछले 70 साल से 1947 के बाद कभी नहीं देखा गया। ऐसी सूरत हाल और अब जो कुछ हो रहा है उस पर बात करने के लिए मेरे साथ ख़ास मेहमान हैं वदूद साजिद साहब। बात शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि वदूद साजिद साहब की और वीडियो आप उनके चैनल व्यूज़ नेटवर्क इंटरनेशनल VNI पर देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के नीचे कमेंट में पिन किया हुआ है। आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं और उनका चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वदूद साजिद साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि ये उत्तर प्रदेश में जो ये वाक़यात हो रहे हैं बहुत तेज़ी से, और हाथरस में जो कुछ हुआ उस पर शर्मिंदगी तो बहुत दूर की बात है, बल्कि जो कोई इंसानी हमदर्दी भी उस मज़लूम फैमिली के साथ दिखाना चाहता है, उसको भी देशद्रोही बता दिया जाता है। आप इस सब को कैसे देख रहे हैं? देखिए, हाथरस का जो वाक़या है वो तो मेरे ख़्याल में पूरे मुल्क ने देखा, समझा और कई दिनों से चल रहा है, तो उसकी तफसीलात तो सबको मालूम होंगी। आज का जो हमारा इशू है वो प्रेस की आज़ादी पर हम ख़ास तौर पे बात करेंगे कि यूपी में जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है वो सबके सामने है, लेकिन प्रेस की आज़ादी का क्या हाल है। इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलमा की तरफ से एक पटिशन दाखिल की गई थी लॉकडाउन के दौरान, जो तबलीगी जमात के बहाने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो चैनलों ने रवैया अपनाया और कुछ अखबारों ने, और उनके ख़िलाफ़ जहरीला प्रोपेगेंडा किया, और उसका असर भी हुआ, बुरा असर हुआ, नेगेटिव, और उनको झेलना पड़ा बहुत सी जगहों पर मुसलमानों को। तो सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने इस पटिशन पर समाअत करते हुए कल 2 चीज़ें बहुत ही ख़ास कही हैं, चूँकि वो हमारा आज मेन इशू नहीं है, लेकिन बताना बहुत ज़रूरी है कि एक तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट पर बहुत सख्त नागवारी का इजहार किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जमीयत उलमा की इस पटिशन का जो जवाब दिया वो बहुत ही वेग किस्म का दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि ये पुरफरेब है और बहुत ही एक तरह से मतलब मक्कारी से भरा हुआ है जवाब। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा, और कहा कि इसको वापस ले जाइए अपने एफिडेविट को। मक्कारी से भरा हुआ क्या था कि जमीयत उलमा ने जो इल्ज़ाम लगाए थे चैनलों पर और उनके सबूत दिए थे, कई 100 तराशे दिए थे, कटिंग दी थी, क्लिपिंग्स दी थी, CDs दी थी चैनलों की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, कोई वाकई इंसिडेंट ही नहीं हुआ, और पटिशनर ने ऐसी कोई मिसाल भी पेश नहीं की। तो चीफ जस्टिस ने उसका बहुत सख्त नोटिस लिया और कहा कि इन्होंने तो सब गिनवाए हैं
आप इत्तफाक ना करें इनके इल्ज़ामात से, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये इंसिडेंट नहीं हुआ और एविडेंसेस नहीं दी गई। नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बहुत ही किसी जूनियर किस्म के आदमी ने तैयार किया हलफनामा, इसको वापस ले जाओ, दूसरा तैयार करके लाओ और सेक्रेटरी लेवल का तैयार करें, पहली बात। और दूसरी बात ये कही कि ऐसी बेवकूफ़ी और अहमकाना जो बात की गई है अब वो दोहरानी नहीं जानी चाहिए। एफिडेविट साफ सुथरा आना चाहिए, क्लियर आना चाहिए, एक बात। दूसरी चीज़ जो कही सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद हम फिर अपने इशू पे आएंगे, वो ये कही कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि साहब इन चैनलों को आर्टिकल 19A के तहत पूरी आज़ादी है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हाँ, हालिया दिनों में इस कानून का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जी जी जी। अब आइए हम आगे आते हैं। यूपी की जो गवर्नमेंट है वो और सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक तरफ तो ये कहती है कि साहब आप चैनलों का जो जहरीला किरदार है उस पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट से आर्गूमेंट करते हैं कि आप पाबंदी नहीं लगा सकते, क्यों? कि वो एक ख़ास कम्युनिटी के खिलाफ जहर फैला रहे हैं, तो इसलिए उन्हें आर्टिकल 19A के तहत आज़ादी है, उन्हें प्रोटेक्शन, कानून के नाम से उसे प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। लेकिन जब यही चैनल और यही अखबार खुद सेंट्रल गवर्नमेंट या यूपी गवर्नमेंट की किसी गलत कदम के ख़िलाफ़ या किसी गलत काम के ख़िलाफ़ या किसी नेगेटिव एक्शन के ख़िलाफ़ मुतवज्जे करते हैं और उनकी खबर देते हैं, तो यही चैनल देशद्रोही हैं और आज़ादी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा इनके ख़िलाफ़ सेडिशन के केसेस होंगे। तो ये जो दोहरा मेयार है, अच्छा मैं आपको यहाँ बता दूँ इससे पहले कि मैं आपको मिसालें पेश करूँ, इस दोहरे मेयार का नोटिस पूरी दुनिया ने लिया है। हम पूरी दुनिया में इस वक्त बदनाम हो रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा मुल्क पूरी दुनिया में बदनाम हो। जो कुछ हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर हो, हम सवाल करें अपनी सरकार से और सरकार उसका जवाब दे। सरकार ने तो पिछले दिनों एक मौका पा करके ये भी कहने की कोशिश की थी कि साहब सोशल मीडिया को भी आप बंद कीजिए। जी, सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, सुप्रीम कोर्ट, सुदर्शन का मामला था। जी, सुदर्शन का मामला था। उसमें बाकायदा जो कुछ हम सोशल मीडिया के जरिए आप तक पहुंचाना चाहते हैं, सरकार उसको भी बंद कराने का बहाना एक तरह से वो सुदर्शन के नाम पर कर रही थी। तो आप और अब वो आज़ादी की बात कर, जो आपके अपने महबूब और मरगूब और लोग आपके पसंदीदा चैनल हैं, वो तो आर्टिकल 19A के तहत उन्हें तो खुली आज़ादी है, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो आपकी कमियों को बता रहे हैं वो इस दायरे में नहीं आते, उन पर पाबंदी लगवाने की आप बात करते हैं। तो अब देखिए यूपी में जो ये हुआ, ये हाथरस का वाकया, इसने तो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। तो पूरी दुनिया में इस वक्त ख़ास तौर पर जो यूनाइटेड नेशंस है उसने सेंट्रल गवर्नमेंट की यानी मोदी गवर्नमेंट की नुक्ताचीनी की और कहा कि ये इस सब को आप ठीक करिए, ये क्या कर रहे हैं आप, हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और UN का जो कमिश्नर है यहाँ दिल्ली में, उसने खुल के कहा कि माइनॉरिटीज़ और मुसलमान और दलित इन पर जो है वो जुल्म हो रहे हैं, इनको रोकिए फ़ौरन। अरे साहब, पिछले दिनों एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपना ऑफिस बंद कर दिया इंडिया में। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जब रिपोर्ट देनी शुरू की तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको परेशान करना शुरू किया, उसके सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। जी, जी, जी। और उसको अपने एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह देनी मुश्किल हो गई, लिहाजा उन्होंने अपने सारे ऑफिस बंद कर दिए। तो ये बहुत ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है, बड़ी बदनामी की बात है। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए यूपी में क्या हो रहा है। अपोजिशन लीडरों के साथ आपने देख लिया क्या सलूक हुआ। राहुल गांधी को पहली बार जाने नहीं दिया, उनके ऊपर लाठियां भांजी गई, उनके लोगों पर भांजी गई। प्रियंका गांधी का कॉलर यहाँ से पकड़ा गया। ये मुझे मजबूरन बताना पड़ रहा है कि वो औरत हैं, अपोजिशन की लीडर हैं और इतने बड़ी लीडर हैं, और एक आम सा पुलिस वाला उनका यहाँ से पकड़ के खींच रहा है। वो साफ नज़र आ रहा है वीडियो में भी और ऑडियो में भी, वो उसमें स्टिल फोटोज में। तो क्या ये होना चाहिए था? ये काम तो एक लेडी पुलिस को भी नहीं करना था, जी जी, जो एक मर्द पुलिस वाले ने कर लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद डेरिक ओब्रायन जो TMC के लीडर हैं, उनको ज़मीन पर लिटाकर उन पर लाठियां बरसाई गई। अब जो बात मैं कह रहा हूँ मुझे डर लग रहा है कहते हुए, क्योंकि गद्दारी का मुकदमा हो जाएगा। तो क्या करे आखिर जर्नलिस्ट, क्या करे, अपना फ़र्ज़ कैसे अदा करे?
बहुत सख्त है, बहुत सख्त मरहले से गुजर रहे हैं हम अब आप लोग। देखिए उसमें, चलिए आपने अपोजिशन को जाने नहीं दिया, क्यों कि साहब वो पॉलिटिक्स कर रहे थे। अरे भाई, अपोजिशन का काम पॉलिटिक्स ही तो करना है, आप क्या कर रहे हैं? आप रूलिंग होकर नहीं, वो एक वो उनकी क्या है, जिम्मेदारी है। नहीं, वो एक वो ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस की, जिसके लोगों ने एक्यूज के हक में प्रोटेस्ट किया कि साहब इनके खिलाफ जुल्म ना हो जाए। जी जी। तो और ये कहते हैं कि सब दूसरों को कह रहे हैं पॉलिटिक्स मत करो। यानी जो सरकार की बात, जिस तरह से सरकार कह रही है कि पॉलिटिक्स ना करो, इसी तरह से वो कुछ ग्रुप्स को भी भेज करके ये बात कहलवाने की कोशिश कर रही है। और जब एक पत्रकार ने उसी से पूछा कि भाई आप क्या ये आप पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, कहते नहीं साहब हम तो पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। तो ये अजीब दोहरा रवैया। अपोजिशन का कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है ये, जी कि वो हुकूमत के किसी गलत इक़दाम के ख़िलाफ़ उठे, जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ उठे। तो आप उनको इस तरह लिटा लिटा के मार रहे हैं, नोएडा में ही रोक रहे हैं, हाथरस तक जाने नहीं दे रहे हैं, उसके बाद फिर आप मीडिया को जाने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, आपने छावनी में बदल दिया उस गांव को। वो जो विक्टिम फैमिली है, ऐसा कर दिया जैसे कि वो अक्यूज़ हैं। अच्छा, जो अक्यूज़ पकड़े गए हैं उन्हें सब कुछ करने की आज़ादी है। उनकी बिरादरी के लोग पंचायतें कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के इस दौर में, पेंडेमिक के इस दौर में वो पंचायतें कर रहे हैं। 144 लगा दिया आपने, उनके लिए 144 नहीं है। और अच्छा, अब आप देखिए, ये मुझे मजबूरन ये बात कहनी पड़ रही है। चीफ मिनिस्टर हमारे जो हैं, उनका आज ही बयान आया है। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया कि जिसकी वजह से मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि जो अक्यूज़ हैं, जो 4 लड़के हैं गिरफ्तार हैं, वो ठाकुर फैमिली के हैं, यानी आला ज़ात से हैं। और ये जो लड़की है जिसके खिलाफ ये सब कार्रवाई हुई और जिसको रातों रात पुलिस ने जला दिया, जिसको आप उसका नाम भी नहीं दे सकते, आखिरी रसूम का, हिंदी में उसे क्या कहते हैं, अंत्येष्टि। वो ये भी नहीं कह सकते, क्यों? अंतिम संस्कार। चूंकि हिंदू धर्म के मुताबिक अंतिम संस्कार बगैर फैमिली के, बगैर माँ बाप के हो ही नहीं सकता। अच्छा, रात को नहीं हो सकता। हिंदू धर्म ये कहता है कि सूरज डूबने से सुबह सूरज निकल उगने तक आप ये काम नहीं कर सकते, लेकिन पुलिस ने कर दिया। अब आप देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो अक्यूज़ड हैं वो आला तबके के हैं और हिंदू हैं। जो मुतासिर है, विक्टिम है, वो दलित है। और आप तो ये कहते हैं कि दलित भी हिंदू हैं। और जब वोट लेना होता है तब वो उन्हें हिंदू बना दिया जाता है। दलितों का भी अजीब हाल है। वो जब ज़रूरत पड़ती है अपने आप को हिंदू कह देते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं। बहरहाल, हम इस पे नहीं जा रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें कम्युनल कोई एंगल था ही नहीं, यानी दूसरी कम्युनिटी थी ही नहीं। एक ही कम्युनिटी थी, आला और अरजल, ऊंची जात और नीची जात। अब आपने क्या किया? आप कह रहे हैं कि साहब इसमें जो है कम्युनल राइट कराने की साजिश है। अब चूंकि आपको अभी तक कोई मिला नहीं था, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डेरेक ओब्रायन, इनमें से कोई मुसलमान था नहीं, तो अब आप क्या करते? लिहाजा इत्तफाक से एक मुस्लिम जर्नलिस्ट जो दिल्ली में इतने दिनों से रहता है, जिसका साफ सुथरा रिकॉर्ड है, केरला वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन का सेक्रेटरी है, वो अभी हाथरस पहुंचा भी नहीं, मथुरा के टोल प्लाजा पर आपने पकड़ लिया। चूँकि मुसलमान था और उसके साथ जो 3 और लड़के थे वो मुसलमान थे। अब आपने कह दिया कि साहब देखिए, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसको हमने पकड़ा, और ये यूपी में फ़िरक़ावाराना फसाद यानी कम्युनल राइट्स कराना चाहते थे। आपके पास कोई सबूत नहीं है, लिहाजा आपने एक ऐसी दफ़ा लगा दी कि जिसके ख़िलाफ़ वो लोग कोर्ट भी नहीं जा सकते। आपने सेडिशन का केस लगा दिया। भाई, उन्होंने देश की गद्दारी, उन्होंने अभी कोई तकरीर नहीं की, कोई अभी रिपोर्ट छापी नहीं, किसी विक्टिम से मिलकर कोई रिपोर्ट नहीं बनाई उस आदमी ने। आपने देश की गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दिया। अब जब ये अदालत में आएगा और अदालत डॉक्टर कफील की तरह ये कहेगी कि साहब गद्दारी का तो साबित ही नहीं होता, उस वक्त तक 6, 7, 8 महीने हो चुके होंगे। तब तक मुसलमानों को बहुत जलील किया जा चुका होगा, या 1 साल भी हो सकता है। तो ये क्या हो रहा है? ये मैं कहता हूँ इसको कि ये इमरजेंसी से बुरी सूरत हाल है। आर्टिकल 19 की खुली खिलाफ वर्जी आप कर रहे हैं। अब मैं आपको दो चार छोटी छोटी मिसालें देता हूँ। रोहिणी सिंह है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने, जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने ये कहा था कि साहब हमारे यहाँ तो प्रेस की पूरी आज़ादी है। तो उन्होंने उनको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि साहब क्वारंटाइन सेंटरों के ख़िलाफ़ जो मिसमैनेजमेंट हुआ यूपी में, ये हम नहीं कह रहे हैं,
ये रोहिणी सिंह ने लिखा। और एक जर्नलिस्ट है रविंदर सक्सेना, वो जुड़े हुए हैं टुडे 24 न्यूज़ से। उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर जो यूपी में है उनके मिसमैनेजमेंट के खिलाफ एक रिपोर्ट दी, मगर और उन्होंने बताया कि बात करके बताया जो कोरोना में जो क्वारंटाइन सेंटर में थे कोरोना पॉजिटिव लोग, उनसे बात करके बताया। उन्होंने कहा हमें सड़े हुए चावल दिए जा रहे हैं। तो ये रिपोर्ट टुडे 24 न्यूज़ के रिपोर्टर ने दी, रविंदर सक्सेना ने। उनके खिलाफ FIR हो गई क्या के इल्ज़ाम में कि साहब इन्होंने मलाइन किया है यूपी गवर्नमेंट को। अरे भाई, जिस तरह से एक जर्नलिस्ट, मुझे याद आता है कि एक स्कूल में नमक के साथ उन्हें चावल मिल रहा था या रोटी मिल रही थी मिड डे मील के नाम पर, और उसकी रिपोर्ट करने वाले जर्नलिस्ट के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की गई थी। तो ये बहुत ही क्या पत्रकार अपना काम ना करे? क्या पत्रकार समाज के बारे में कुछ ना बताए? क्या डेमोक्रेसी में लोगों का जानने का हक नहीं है कि हमारे आसपास क्या कुछ हो रहा है? मेरे ख्याल में अब तो हमें ये भी बताने का इख्तियार नहीं रहा कि इन जर्नलिस्टों को किस इल्ज़ाम में पकड़ा गया है। जी। ये भी बताने का हक नहीं रहा। अब आप देखिए, अमिताभ रावत हैं एक जर्नलिस्ट, उनको पकड़ा गया। क्या इल्ज़ाम था? उन्होंने देवरिया के एक हॉस्पिटल में एक बहुत ही छोटी उम्र की बच्ची को सफाई करते हुए, मॉपिंग करते हुए, फर्श की धुलाई करते हुए दिखा दिया था। और तो उनके खिलाफ एक रिपोर्ट हो गई, FIR हो गई। एक मिड डे मील, जैसे कि आपने बताया, पवन जायसवाल उनका नाम था, उनको पकड़ लिया गया। क्यों? कि उन्होंने ये दिखा दिया था कि एक स्कूल में मिड डे मील में नमक और रोटी दी जा रही है, सालन नहीं दिया जाता। उनको पकड़ लिया। इसमें तो चीफ मिनिस्टर साहब की कोई बुराई भी नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंसिपल के ऊपर बात आती या और बहुत ज़्यादा आती। नहीं, क्या वहाँ करप्शन करने वाले लोगों का वहाँ के मुकामी किसी MLA MP से कोई ताल्लुक था क्या? हाँ, नहीं। क्या इनकी पार्टी से क्या करप्शन कहीं वहाँ तक पहुँच रहा था? नहीं, क्या कुछ जो कुछ वहाँ गड़बड़ी हो रही थी, जाहिर है सरकार पैसा देती है मिड डे मील का, और उसमें कितने % वहाँ तक बच्चों तक पहुँचता है वो इस स्टोरी से पता चलता है। और नहीं, हम मान लें, हमने मान लिया चीफ मिनिस्टर साहब आप बहुत अच्छे हैं, साफ सुथरे हैं आप, कोई करप्शन आपने नहीं किया, कभी कोई कम्युनल आपने हेट स्पीच नहीं दी, बड़े अच्छे साफ सुथरे हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन और आपको पता भी नहीं इसका था, लेकिन क्या प्रिंसिपल के खिलाफ आपको कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए था? या जो डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी है, क्या उस तक को आपको पकड़ना नहीं चाहिए था कि भाई आपके मौजूदगी में ये क्या हो रहा है? आपने इसको अपने ऊपर क्यों ले लिया? जी। और पवन जायसवाल को पकड़ लिया। वाराणसी में लॉकडाउन के दौरान जो नेगेटिव इफेक्ट्स पड़े लोगों पर, उसकी रिपोर्ट दे दी एक सुप्रिया शर्मा है, scroll.in की रिपोर्टर, बहुत अच्छी रिपोर्टर हैं। उन्होंने इसकी एक रिपोर्ट दे दी, इसको कह दिया कि साहब प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आपने बोला है, प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी है वो, तो क्या प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी होने की वजह से उसमें जो गलत काम हो रहे हैं न लिखा जाए, ना उसकी कोई रिपोर्टिंग, कोई रिपोर्ट ना दी जाए? ऐसा चाहते हैं। फिर प्रशांत कनौजिया एक जर्नलिस्ट हैं, उनको पकड़ा, उनके खिलाफ FIR। क्यों? कि साहब वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के खिलाफ आपने ट्वीट किया, उनके खिलाफ FIR हो गए, गिरफ्तार हो गए। 7 जून को फतेहपुर के एक जर्नलिस्ट हैं, उनको पकड़ लिया। तो फिर फतेहपुर के जर्नलिस्टों ने गंगा में नंगे खड़े होकर प्रोटेस्ट किया यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ कि एडमिनिस्ट्रेशन हमें हरास कर रहा है, बोलने नहीं दे रहा है, रिपोर्ट करने नहीं दे रहा है। अजय भदौरिया 57 साल की उम्र है, विवेक मिश्रा 35 साल की उम्र है, ये दोनों जर्नलिस्ट हैं, इनको पकड़ लिया गया। इसी तरह अप्रैल 30 में गाजियाबाद में DM को रिश्वत लेते हुए दिखा दिया। जी। स्टिंग ऑपरेशन था। क्यों दिखा दिया साहब आपने? इसलिए आपके खिलाफ FIR होगी, जर्नलिस्ट को पकड़ लिया। इसी तरह से दीवार के एडिटर सिद्धार्थ वरदाराजन, कितना बड़ा नाम है, हिंदू के एडिटर रहे हैं, उनके खिलाफ FIR कर दी। इसी तरह बलिया में रतन सिंह एक जर्नलिस्ट है, उनको गोली मार दी गई, उनके एक्यूज पता नहीं। इसी तरह शुभम मणि त्रिपाठी कानपुर में सैंड माफिया के खिलाफ रिपोर्ट की थी, गोली मार दी गई, कुछ पता नहीं। विक्रम जोशी गाजियाबाद में बच्चों के सामने गोली मार दी गई, कुछ पता नहीं। यानी जर्नलिस्ट इस तरह से गैर महफूज भी हैं, बोलने लिखने की आज़ादी तो ख़त्म, जिंदा भी नहीं रह सकते। इसी तरह अब ये जो प्रियंका के खिलाफ जो कुछ हुआ, मैंने आपको बताया, तो उसमें जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन है रेखा वर्मा, वो तो उनकी तो लीनियंसी है बीजेपी की तरफ हमेशा से, सबको पता है।
लेकिन मजबूर खास तौर पे आम आदमी पार्टी को सताती रहती है। आम आदमी पार्टी को सताती रहती है। उन्होंने मजबूर होकर यूपी को नोटिस दिया, यूपी पुलिस को, कि आपने प्रियंका गांधी का यहाँ से कॉलर कैसे पकड़ा। मतलब हालात इस तरह के हो गए हैं। और जो यूएन का जो रेजिडेंट कमिश्नर है उसकी रिपोर्ट आई तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने उसके खिलाफ सख्त जो है बयान दिया। तो कोई ना बोले आपके खिलाफ, ना दुनिया बोले, ना हिंदुस्तान वाले बोले, ना जर्नलिस्ट बोले, ना सोशल, यानी आप जो चाहें करें, आप जो चाहें, और जो भी आप करेंगे बस वही ठीक है। बाकी कोई भी चाहे अपोजिशन पार्टी हो या पत्रकार हो या सोशल एक्टिविस्ट हो, वो कोई कहीं क्रिटिसाइज ना करे। अच्छा, मैं यहाँ एक बात कह दूं कि ठीक है, चीफ मिनिस्टर साहब ने लॉकडाउन के दौरान हो सकता है, हमारे पास इसकी कोई तस्दीक नहीं है, लेकिन जैसे कि कुछ मिसालों से पता चलता है कि यूपी में लॉकडाउन के दौरान घरों में अनाज पहुंचाया गया राशन डिपो के थ्रू। लेकिन क्या ये आपकी ड्यूटी नहीं थी? क्या ये कोई एहसान था? और क्या आपने अपनी जेब से किया भाई? और क्वारंटाइन सेंटरों में सरकार का पैसा, सरकार का ही आम लोगों का तो पैसा, इसकी, और यही आम लोग आपको टैक्स के जरिए पैसा देते हैं। बिल्कुल, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन क्वारंटाइन सेंटरों में चलिए तबलीगी जमात वालों को छोड़िए, वो तो थे ही इस लायक। तबलीगी जमात वालों को तो इससे भी ज़्यादा बुरा सलूक आप करते तो जायज़ था, क्योंकि वो तबलीगी जमात वाले थे। लेकिन जो और लोग हैं जिनके नाम तबलीगी जमात जैसे नहीं हैं, उन्होंने शिकायत की कि सड़े हुए चावल दिए। तो क्या ऐसा होना चाहिए था? अच्छा, फिर चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि कम्युनल राइट कराने की कॉन्स्पिरेसी है। भाई सबूत तो दीजिए। बगैर सबूत के आपने सेडिशन में पकड़ लिया। और मुझे अब खतरा है कि नहीं, आपने मुसलमानों को गिरफ्तार करके क्या हिंदुओं के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की बात आप नहीं कर रहे? ये इल्जाम लगा करके कि ये सांप्रदायिक झगड़ा करा देंगे। मुसलमानों का कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं है। मुसलमान दूर दूर तक नहीं। इत्तेफाक से ये एक जर्नलिस्ट बेचारा, ये मुसलमान, ये चला गया, और वो भी इससे पहले तो न जाने कितने जर्नलिस्ट वहाँ डेरा डाले हुए थे, और उनमें कोई मुसलमान नाम का नहीं। बहुत से टेलीविजन चैनल वाले, बहुत लोग थे जो पहुंचने की कोशिश की, आखिरकार पहुंचे। अब ये बेचारा जिसका नाम इत्तेफाक से सिद्दीक था, बस ये पकड़ लिया गया और पूरी यूपी में फसाद की साजिश हो गई। तो अब ऐसे हालात में मतलब क्या, मेरी तो समझ में नहीं आता कि इन हालात को क्या कहें। ये तो इमरजेंसी से भी, मतलब इमरजेंसी में भी जर्नलिस्ट को इतनी आज़ादी तो थी कि इंडियन एक्सप्रेस ने अपना फ्रंट पेज पूरा कालक पोत दी उस पर, और बाजार में भेजा। प्रोटेस्ट किया। एडिटोरियल नहीं छापते थे, एडिटोरियल पेज ब्लैंक छोड़ दिया। लेकिन मुझे लगता है कि अब तो ऐसी आज़ादी भी शायद ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया वदूद साजिद साहब, आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत ही अहम हमेशा होती है, और काफ़ी दिलचस्प अंदाज में, सादा ज़बान में, हिंदुस्तानी ज़बान में हम आपको वो इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं जो आमतौर पर। वदूद साजिद साहब इस कार्यक्रम के लिए बहुत ख़ास तैयारी भी करते हैं। बहुत से डेटाज, जितने आपको पत्रकारों के नाम बताए जिनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में कार्रवाइयाँ हुई, हत्ता कि कुछ लोगों को गोली भी मार दी गई, और उनके आरोपियों का क्या हुआ आज तक कहीं मीडिया में नज़र नहीं आता। तो ये बहरहाल सूरत हाल है, बहुत ही ख़राब सूरत हाल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी में सबको ये चेक एंड बैलेंस होता है। ये 4 सतून जो कहे जाते हैं, मीडिया उसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट सतून होता है, और इसका काम ही होता है कि अगर कहीं कोई कमियां खामियां हैं उसकी निशानदेही करें, और सरकारें उनकी बात सुने भी, मशवरे सुने और ठीक करें जहां कहीं भी कोई गलती हो रही है। और अगर कहीं करप्शन पकड़ा गया है तो सरकार को जो पत्रकार रिपोर्ट करता है उसके खिलाफ नहीं, बल्कि जिसने करप्शन किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें बिल्कुल उल्टा हो रहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही। ये बहरहाल पूरे देश को, पूरे समाज को, सभी लोगों को इस पर गौर करने की ज़रूरत है। वदूद साजिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं फिर याद दिला दूं कि वदूद साजिद साहब का अपना एक चैनल है, व्यूज़ नेटवर्क इंटरनेशनल, उस पर आप जा कर के और वीडियो साजिद साहब की देख सकते हैं। उसका लिंक हमने अपनी वीडियो के नीचे कमेंट में पिन किया हुआ है, सबसे ऊपर आपको, उसमें आपको पहले कमेंट में आपको मिलेगा। आप उस पर जा कर के आपका चैनल देख सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वदूद साजिद साहब, आपने हमें वक्त दिया। हमेशा संडे की सुबह के 9 बजे वाला प्रोग्राम
स्पेशल वदूद साजिद साहब का होता है, जो संडे स्पेशल होता है। एक दिन, एक वक्त मुकर्रर है, उसमें आप वदूद साजिद साहब को मीडिया स्टार वर्ल्ड पर हमेशा देख सकते हैं। अक्सर कानून की ख़बरों पर आपका तबसरा होता है बहुत ही बारीकी से, और कभी कुछ और भी हालात होते हैं तो उस पर भी बात होती है। जैसा कि आज कानून के मामले में कुछ हिस्सा कानून की ख़बरों का था, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं उस पर सबको चिंता है, वदूद साजिद साहब को भी चिंता है और हमें सभी को चिंता है। ऐसा होना नहीं चाहिए जैसा हो रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।